Hello everyone, welcome to our YouTube channel द हाइब्रिड केमिस्ट्री। अब जो ये वीडियो है ये है हमारी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ है आज ही, उसी के एनालिसिस और सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हमने वीडियो डाली थी जिसमें हमने फर्स्ट इम्प्रेशन दिया था कि पेपर का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था, ठीक है। और आपसे भी सजेशन मांगे थे कि आपको कैसा लगा, पेपर हार्ड लगा, इजी लगा या मॉडरेट लगा। तो अब हमने उसके सॉल्यूशन देखे हैं, उनके सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहे हैं इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर सारे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना था और क्या अप्रोच थी, वो चीजें आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में हमने मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ गलत पढ़ लिया है या कुछ और आंसर हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ही आता हो, क्या पता कई बार ना क्वेश्चन पढ़ने का जो तरीका होता है ना, उसकी वजह से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो कर रहा होता है ना उसको पता नहीं चलता है। ऐसी इसी को ही हम बहुत सिली मिस्टेक्स कहते हैं जो हमसे पेपर में होती हैं, ठीक है। चलो पेपर को डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है हमसे कांटेक्ट करना है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हो या इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू। तीनों के तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। चलिए शुरू करते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले मैं पेपर का वो बता देता हूँ कि भाई किस तरीके का फील होगा सॉल्यूशन के साथ, उसी के डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ना मैंने लगभग सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके साथ लेके आया हूँ। एक आधा पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, कोई एक या दो पार्ट होंगे ऐसे, ठीक है। तो उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको पहला एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा ये कि एक कंपाउंड है एक्स, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीट किया जाता है तो ये अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। बट एक कंपाउंड है वाई, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो अब आपको स्पेस देख लेने, तब स्पेस कितना गिवन था इसके लिए, उसके बेसिस पर आंसर। तो इसके पीछे का कारण क्या है, देखो भाई कि एक्स कंपाउंड एक्टिवली एक्टिव क्यों हो रहा है। ये इनोल फॉर्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। कि ये कायरल सेंटर है, अल्फा कार्बोनिल प्रेजेंट है। तो ये होता क्या है, देखो NaOH क्या करेगा, बेस की तरह ट्रीट करेगा, इस H को लेके जाएगा। आपको ये रिएक्शंस लिखनी थी पहले। H को लेके जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आयन बनेगा तो एक इनोल फॉर्म बनेगी। और इनोल फॉर्म बनने के बाद दोबारा से अगर कोई H रिगेन होता है ना इसमें, ये दोबारा से ये इसी फॉर्म में जाता है, ठीक है। पहले तो इनोल फॉर्म बन के दोबारा से इसी फॉर्म में जाता है, तो किसी भी साइड पे जाके H जुड़ सकता है। तो इसलिए इसकी क्या ऑप्टिकली एक्टिविटी लूज हो गई। बट इस केस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है इनोल फॉर्म वाली, इसलिए इसके अंदर रहती है। यही कारण आपको बताना था भी, इनोल फॉर्म वाला रीजन आपको बताना था कि इसके अंदर एसमाइजेशन हो जाता है, लॉस ऑफ क्या हो जाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। बट इस केस के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, अनचेंज रहता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिविटी रहती है। बस छोटा सा यही दो तीन लाइनों में आपका आंसर या रिएक्शन लिख के इनोल फॉर्म बना के वो पेज कितने दिए उसके बेसिस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मोटा मोटी तौर पर यही आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रोपोलियम ब्रोमाइड। अब ये जो क्वेश्चन था स्टीरियो केमिस्ट्री से था ऊपर वाला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है ट्रोपोलियम ब्रोमाइड है, ठीक है, आइसोमरिक है बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। अब ये कहता है कि जो एक जो है हाईली सोल्यूबल मिलता है, ये जो है अपना ट्रोपोलियम ब्रोमाइड, और सोल्यूबल होता है ब्रोमाइड आयन भी देता है जब इसको वाटर में डिजोल्व किया। ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या होता है कि ट्रोपोलियम वाला जो है ना वो क्या होता है, आयनिक करेक्टर का होता है। और जो बेंजाइल वाला होता है वो क्या होता है, अपना कोवलेंट करेक्टर का होता है, ठीक है। ये एरोमेटिसिटी को इसने जोड़कर उस तरीके से, वहां से जैसे आप पढ़ते हैं ना उसमें हक्कल रूल से एरोमेटिसिटी आती है, इसलिए वो स्टेबल होता है और ये आयनिक कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है। अब आयनिक कंपाउंड को आप पानी में डिजोल्व करोगे तो उसने तो आयन देने ही देने हैं, ठीक है। बट बेंजाइल जो ब्रोमाइड होता है ये क्या होता है, कोवलेंट होता है, इसलिए वो नहीं देता। यही इसका पीछे का रीजन था जो इस क्वेश्चन ने पूछा गया है। तो यही थ्योरी आपको वहां लिखनी थी। आप इसको बना के भी लिख सकते हो, रिएक्शन की टर्म में लिखोगे तो ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अब मेरे लिए रिएक्शन लिख पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने जो थ्योरेटिकल जो भी है ना टाइप करके जो लिख पा रहा था वो नहीं लिख दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए,
ठीक है, क्योंकि आप इसको ना ऐसे रिएक्शन की टर्म में लिखोगे, ये चीजें नहीं लिखोगे ऐसे थ्योरी की टर्म में जो मैंने लिखी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सुटेबल एक्सपेरिमेंटल मेथड बताना था हमें कैनिजारो रिएक्शन का, जब बेंजल्डिहाइड जो है कि भाई सेकंड हाइड्रोजन प्रोटॉन जो आता है बेंजाइल अल्कोहल के पास, वो कहाँ से आता है, कि भाई किसी और मॉलिक्यूल से, बेंजल्डिहाइड से आता है या वो सोलवेंट से आता है। इसके लिए ना आप क्या करोगे, आइसोटोपिक लेबलिंग एक्सपेरिमेंट करोगे। इसने क्या किया था, सजेस्ट ए सुटेबल एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट कौन सा करोगे, आइसोटोप लेबलिंग। अब बेंजल्डिहाइड जो इसका कैनिजारो का मैकेनिज्म लिखोगे, एक बार आप H2O लोगे, एक बार आप D2O लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये H आ रहा है, सेकंड वाला जो H आ रहा है अल्कोहल का, वो कहाँ से आ रहा है, तो यहां से ये वाटर से आ रहा है। देखो सेकंड वाला जो अल्कोहल का जो H आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। क्लियर भाई, इस तरीके से आप बता सकते हो आइसोटोप लेबलिंग की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना था कि आइसोटोप लेबलिंग क्या होती है। उसके बाद भाई रेट्रो वाला, इसके लिए मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मुझे अभी आंसर मिला नहीं है, कल तक मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा भी इसके अंदर क्या हो सकता है इस पार्ट के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पूछा गया था कि ये कौन सी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, तो ये भाई 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, इसको आप ऑक्सीकोप भी बोल देते हैं, ऑक्सीकोप भी बोल देते हैं। और इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है भाई इसके अंदर। ठीक है, आर को मैंने वो एज्यूम कर लिया है, और ये थर्मली क्या है, थर्मली अलाउड होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या पूछा है कि सोल्वोलिसिस की रेट पूछी है। तो सोल्वोलिसिस की रेट डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। आप ये सारे एक्स निकालकर इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे, और स्टेबिलिटी देख के उसके बेसिस पर आंसर को एक्सप्लेन करोगे कि यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन है जो डोनेट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन है डोनेट करेगा, यहाँ सल्फर है डोनेट करेगा, तो कौन बेटर डोनेट करेगा, उसके बेसिस के ऊपर इसका क्या लगने वाला है, ऑर्डर लगेगा कि भाई कौन सा, जिसकी जो अच्छे से डोनेट करेगा, जहां ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, जहां ज्यादा स्टेबल होगा, जहां अच्छे से डोनेशन होगा वहां ज्यादा स्टेबल होगा, और जहां ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट क्या होगी, फास्ट होगी। उसी के बेसिस पर आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना था। उसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर हमें नहीं मिला। ये दो ही क्वेश्चन, दो पार्ट थे जिनका आंसर हमें नहीं मिला, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा अगर मैं आइडिया डालूं, तो जो मेरा आइडिया कह रहा है कि टेट्राफ्लोरोबेंजोइक एसिड है, ये डालेंगे, इसमें बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, फिर उसके बीटा कीटो एस्टर वाला इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी वो। ठीक है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, फिर उसके बाद एसिटल बनता है शायद, एसिटल के बाद कुछ इस तरीके से कुछ चलती रहती है रिएक्शन। मैं कोशिश करूंगा इसको कल सुबह तक, अगर कल या इवनिंग तक जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसके अंदर इसको डिस्कस कर पाऊंगा, अगर मुझे ऑथेंटिक आंसर मिलता है तो इसका। उसके बाद है ये क्वेश्चन था एनएमआर का। एनएमआर का क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आ गया भाई, कि भाई एसीटोन को ट्रीट करते हैं बेस के साथ, एक हायर बॉइलिंग लिक्विड मिलता है हमें, एसीटोन को ट्रीट कर रहे बेस के साथ नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन, तो यानी अपने को पहले एल्डोल करवा लेनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हायर बॉइलिंग लिक्विड क्या होगा, ये प्रोडक्ट ये बनेगा भाई। और ये रिएक्शन आपको जस्टिफाइड कर देनी है इसके सिग्नल। देखो भाई 1620 और 1695, ठीक है, 1695 तो इसकी वजह से आ गया, और 1620 इसकी वजह से आ गया। हाइड्रोजन के तीनों सिग्नल भाई 1.9 पर 3H आ गए, 2.1 पर 6H आ गए, 1.9 पर 3H इसके आगे, 2.1 पर 6H आ गए, और 6.15 पर 1H आ गया, 6.15 पर 1H आ गया, यहां वाला आ गया। ठीक है भाई, इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है भाई, एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 1.9 पर 3H, ये 2.1 पर 6H बोल रहा है सिंगलेट, तो 6S 2.1 पर इसको एक बार जस्टिफाई देखना पड़ेगा, क्या यही आंसर है क्या इसका। एक बार फिर से मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से मेरे को इसमें डाउट क्रिएट हो गया है अभी आपको सामने करते हुए। उस टाइम तो मेरे क्लियर था, फिर भी एक बार फिर से देखेंगे इसको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका यही आंसर होना चाहिए या नहीं। ठीक है, जुड़ेगा तो ये इसी तरीके से, ये बनना ही बनना है इसने इस तरीके से पैटर्न, तो या फिर यहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है।
मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाए और ये यहाँ पर आ जाए, इस तरीके से 6 और 3 रिप्लेस हो जाए, फिर तो थोड़ा सा जस्टिफाइड सा लग जाए। चलो फिर भी इसको देखेंगे एक बार। उसके बाद बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर था कि हमें बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बेसिसिटी के बेसिस पर हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पीके भी लोअर है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। ये रिएक्शन इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लोन पेयर को टाइटली हेल्ड करके रखता है, इसलिए इसका प्रोटोनेशन हो नहीं पाता है। प्रोटोनेशन हो नहीं पाता है तो इसलिए इसकी नो रिएक्शन, दोनों रीजन आगे ना, इसके बेसिसिटी और वो दोनों रीजन आगे, ये एक्सप्लेन करना था इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो फॉस्फी है यानी PH3 है उसके 90 डिग्री एंगल क्यों होता है, ये इसने एनर्जी दे रखी थी। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, S और P को मिक्स करना होता है, बट इनके जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, अगर आप एनर्जी डिफरेंस करते हैं कि 825 किलो जूल आता है, जो कि वेरी हाई है। इसलिए इसके अंदर क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है तो 90 के आसपास ही एंगल रह जाता है। यही बातें आपको एक्सप्लेन करनी थी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई डेल डेल ऑक्टा दे रखी है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसके लिए ना जो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग दे रखी है कि इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है, कि भाई इसके बेसिस पर आप बताओ कि ये कौन सा स्पाइनल है। अगर मैं इसके बेसिस पर देखूं तो शायद ये नॉर्मल निकल के आ रहा था, कुछ मिसप्रिंट हो तो आप जरूर देख लेना। ठीक है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, कि कौन से फैक्टर है कि ये प्रोडिक्शन है अनरिलायबल है, मतलब जो अपनी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग वाली जो प्रोडिक्शन है ना वो अनरिलायबल रहती है, इसे सही का आंसर नहीं आ पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो ये हमें दे रखी है ना, यहां पर तो लिगेंड है H2O, बट इसके अंदर लिगेंड है भाई O2 नेगेटिव। एक तो ये फर्क आ गया, दूसरा यहां पर ये एक्वस मीडियम है, यहां पर ये सॉलिड स्टेट होता है। ये दो जो बेसिक डिफरेंस होते हैं ना, इसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट मिलता है ना वो क्या मिलता है, अनरिलायबल रिजल्ट मिलता है। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अगर ये आपने लिखे हैं ना तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद क्या है कि भाई इसके अंदर तो एक बैंड शो होता है, इसके अंदर दो बैंड शो होता है। ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल कर वो ट्रांजिशन बताने थे। तो एक बैंड TiO इसके अंदर देखो, ये टाइटेनियम का है, इसमें एक कौन किसकी वजह से होता है, सिर्फ यही होता है, वो सोल्डर वाला काउंट हमने नहीं किया है। तो ये डायग्राम बना के आपको टर्म आपको बतानी थी, ये होती है। ठीक है, इसी तरीके से उसके अंदर जो वेनेडियम वाला जो होता है उसके अंदर भी आपको ये डायग्राम बना के बतानी थी भी कौन से दो होते हैं, ये होते हैं भी T1G T2G तक, और ये वाला, ये दो ट्रांजिशन आपको शो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर। बस इसी तरीके से आपको बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि PtCl4 2 नेगेटिव से सिस बनाने हैं और सिस और ट्रांस ये कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो ये सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स आपके किसके बेसिस पर बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे भाई कि पहले तो आप अमोनिया डाल दोगे, अमोनिया डालोगे तो ये, फिर NO2 डालोगे तो ये सिस बन जाएगा। पहले NO2 डालोगे फिर अमोनिया डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। और ये बनते किसकी वजह से है, ये ट्रांस इफेक्ट की वजह से बनते हैं, ये बात लिखनी थी। ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है एक जर्नल मैकेनिज्म लिख के देना था। जर्नल मैकेनिज्म क्या होता है, इस तरीके से जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये तीनों बातें आपको इसके अंदर लिखनी थी। उसके बाद बात करते हैं कि IR स्पेक्ट्रम जो है इसकी 3 बैंड शो करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो करता है, एक पीक देता है NH 1H NMR के अंदर, और इसकी स्ट्रक्चर बतानी थी। जो मुझे लग रहा है इसकी स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए। देखो अगर इसकी बात करें तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो करता है, 5 8 5 13 13 और 2 15 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो कर रहा है। और क्या बोलते हैं इसको, 3 बैंड आएंगे इसके, 3 बैंड किसकी वजह से आएंगे, एक ये वाले और एक ये, और इसका एक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाला 2 बैंड उसकी वजह से भी आएंगे, इसलिए 3 बैंड आएंगे इसके, जितना आइडिया है। अगर आपको लगता है कुछ और है स्ट्रक्चर तो आप अपना आइडिया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है कि इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो गई, ये ना कोऑपरेटिव इफेक्ट का क्वेश्चन था। कोऑपरेटिव इफेक्ट क्या कहता है कि Hb के साथ एक बार ऑक्सीजन बाइंड करना मुश्किल है,
बट एक बार बाइंड हो जाए ना, फिर आगे वाली अच्छे से बाइंड होती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ज्यादा ऑक्सीजन वाला होगा वो इजीली रिएक्शन होगी, यानी देखो अगर मैं बात करूं, एक हीमोग्लोबिन है, एक एचबी, अब इस ये हीमोग्लोबिन ये है और ये है, इन दोनों के कंपैरिजन में स्टेबल कौन सा है? एचबी है। एक ये है और ये है, इन दोनों के कंपैरिजन में स्टेबल कौन सा है? ये वाला है। यानी ये दोनों चीजें स्टेबल हैं, यानी रिएक्शन क्या रहने वाली है? बैकवर्ड रहने वाली है। रीजन क्या है इसका? कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, वो कोऑपरेटिव इफेक्ट आप पढ़ते हैं, उसकी वजह से ये रिएक्शन क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी भी। उसके बाद है ग्रेविमेट्रिक का, ये नॉर्मल मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस दिया था आपको टीजीए का, कि भाई इसके अंदर ये भाई एन की वैल्यू आपको निकालनी थी। आपने क्या किया कि भाई 100 के पीछे 18 मिलीग्राम का लॉस हो रहा है, यानी 18% का लॉस हो रहा है। ठीक है, टोटल मोलर मास कितना आ जाएगा इसका? 395 प्लस 18n, क्योंकि 18 वाटर का है, n इसका है, तो टोटल मोलर मास का लॉस कितना होगा भाई? 0.18 के बराबर होगा। 18% लॉस जो होगा वो 0.18 के बराबर होगा। अगर आप इसको क्या करेंगे, टोटल मोलर मास इसका 18% 0.18 के बराबर रख देंगे और फिर n को सोल्व करेंगे तो 5 निकल के आएगा भाई n। ठीक है भाई, इस तरीके से इसका आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स दिए गए थे, इसके उसको ऑक्सीडाइज करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की प्रेजेंस में, और इन जो एब्सेंस में करते हैं तो ए और बी बनता है। और बी को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सी बनता है, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? इतनी है, और एक पीक भी देता है। हमें क्या करना है, इसको ए बी सी की स्ट्रक्चर लिखनी है और मैग्नेटिक मोमेंट लिखने हैं, आयुपैक नेम देना है सी का, और ईएसआर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है। अब देखो, तो मैंने इसको ना कुछ जैसे जो मेरे माइंड में आ रहा था, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में बनाने की कोशिश करी है कि प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल में तो क्या होगा, कोबाल्ट प्लस थ्रू कोबाल्ट +3 में चला जाएगा, +2 से किस में चला गया? +3 में चला गया। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, इसकी स्ट्रक्चर आप बना देना भी, लो स्पिन हो गया तो 0 हो गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल देना था। विदाउट के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये +2 में ही रहता है, और सॉरी +3 में तो जाता ही जाता है, बट ये OH रख जाता है, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये ब्राउन कलर का होता है, ये लो स्पिन होता है, इसका भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेना भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जब बी जो है इसको रिएक्ट करते हैं तो ये +4 में चला जाता है, D5 लो स्पिन हो जाता है। लो स्पिन के अंदर एक पैरामैग्नेटिक जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेना। एक आएगा तो एक ही ईएसआर के अंदर पीक देगा, फिर इसका ईएसआर का ग्राफ बना सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया है एक ही इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए पेपर क्या था, लेंथी था अपना। उसके बाद बात करें कि भाई दो इक्विमोलर को आप मिक्स करते हैं N2O के साथ। ठीक है, व्हाइट प्रोडक्ट मिलता है गुड यील्ड के अंदर। जब इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा आप देखते हैं कि 13p के अंदर भी सिग्नल आता है, बोरोन और फ्लोरीन एनएमआर करते हैं तो 4 कोऑर्डिनेट बोरोन एटम मिलता है, और जो नाइट्रोजन एनएमआर के अंदर 2 नॉन इक्विवेलेंट नाइट्रोजन मिलता है। तो मतलब इसका मतलब ये क्या होता है, ब्रिज का काम कर रहा है। N2O है ना, ब्रिज बन जाता है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी भाई, इसकी दोनों के बीच में जाके घुस जाता है, ब्रिज का काम कर देता है ये। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर रहेगी। अब इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे करके दो नॉन इक्विवेलेंट है भाई, यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट ये बन गया भाई, फॉस्फोरस का इस तरीके से आ गया भाई, ऐसी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद 11th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 11th क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। इसमें देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है, पर इसमें हमें करना क्या था, हमें जो डाटा दे रखा है ना, इसके बेसिस पर नॉन्स्ट इक्वेशन लिखनी थी। एक्टिविटी यहाँ पर हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, अब अपन लेंगे अपन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, गामा इंटू कंसंट्रेशन वाला टर्म जो होता है। ठीक है, एक्टिविटी अगर अपन लेंगे और पूरी इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर। इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वहां से वैल्यू पुट कर देंगे, E0 की वैल्यू पुट कर देंगे, E की वैल्यू पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहां से गामा निकल आएगा। तो गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट आपका निकल आएगा, अप्रोक्सीमेट मैंने रफली कैलकुलेट किया था तो 0.84 आ रहा था। ठीक है, उसी के बेसिस पर इसका आंसर एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगी भाई, इसको यूज कर सकते हैं आप। इसी के बेसिस पर ये आंसर आपको करके दिखाना था, ये अप्रोच आपकी इसके अंदर रहनी चाहिए थी। उसके बाद है कि भाई काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ ए रिएक्शन है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। थर्मोडायनेमिक
कौन सी क्राइटेरिया में जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है थर्मोडायनेमिक वाला, इसके पीछे के जैसे मतलब काइनेटिक के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है और फास्ट रिएक्शन होता है, लो टेम्परेचर होता है, शॉर्ट रिएक्शन टाइम होता है, इरिवर्सिबल होता है, थर्मोडायनेमिक स्लो होती है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई रिएक्शन टाइम होता है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लेके समझा सकते हैं, जैसे 1.4 और 1.2 जो आप पढ़ते रहते हैं ना, एडिशन HBr का कर लो, किसी और का कर लो, इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस पढ़े, कोई भी आप रिएक्शन आप वहां पर पढ़कर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो 12th के अंदर। अब 13th क्वेश्चन है, ये ओजोन का डिप्लेशन है। ठीक है, अभी ये ना मैं बुक से दिख रहा था, पहले बुक से मिला नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉपी पर ही बना दिया जाए। तो ये कुछ इस तरीके का इसकी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी कि भाई पहले तो ये मैकेनिज्म दे रखा था आपको, जैसे आप रेट लिखेंगे स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में रेट लिखेंगे तो के इक्विलिब्रियम लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये चीज आ गई, ओ की वैल्यू निकाली रख दिया, तो ये देखो यहाँ से निकल गया, सेकंड ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट में -1 ऑर्डर है। यही इसने पूछा था, बस इतना सा एक्सप्लेनेशन लिखनी थी, बस 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, उसके बाद है देखो फेज डायग्राम NCO2 का, ये फेज डायग्राम आपको बनाना था, अच्छे से कंप्लीटली लेबल करके बनाना था। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो एरोजेल बनाते हैं आप, वो किसकी, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर क्रिटिकल ड्राइंग कंसिस्ट दी सब्जेक्टिंग द लिक्विड टू ए वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ब्रिंगिंग इनटू ए डोमेन ऑफ सुपर क्रिटिकल, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में इस तरीके से चेंज करते, वेरिएशन करते हुए इस रेंज में लेके आना होता है, इसी को आपा क्या कहते हैं, यही प्रिंसिपल होता है इसके पीछे का। तो आपको इसी ग्राफ से इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना था। ठीक है, ये 13th क्वेश्चन ये था आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14th के अंदर इसने पार्ट के अंदर दे दिया भाई, 3-4 पार्ट दे दिया। सबसे पहले इसने क्या बोला, क्राइटेरिया एंड कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के क्राइटेरिया लिखने थे आपको, कभी लीनियर होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन, रियल एक्सपेक्टेशन वैल्यू आनी चाहिए, रियल आइजन वैल्यू आनी चाहिए, जो मैंने कहा था ना क्वांटम मैकेनिक्स के आपको वो करने हैं, पोस्टुलेट करने हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है कि ऑर्थोगोनल वाली ये चीजें, उसी के छोटे छोटे पॉइंट्स इसने पूछ लिए हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट उसने बोला कि कम्यूटेटर निकालो, इसका आपको कम्यूटेटर निकाल के दिखाना था, ये हो गया। तीसरा पार्ट इसने पूछा कि ये दे रखी है, यहां से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है आर की, जो 0.529 आती है शायद तक, ठीक है, वो निकालनी थी। इसको साई इंटू साई बीच में आर रख के वो उस तरीके से कैलकुलेट करके आपको ये एक्सप्रेशन निकालनी थी, सोल्व करना था। ये कंप्लीट क्वेश्चन था इस तरीके से 10 नंबर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15th, ये अपना पूरा का पूरा बेनवल वाला ही क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपको कहा गया था बेनवल, मैंने कहा बेनवल अच्छे से पढ़नी है, उसी का ही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मोर्स पोटेंशियल इज सुटेबल फॉर मॉडलिंग ऑफ डिसोसिएशन डाय। हाँ, मोर्स पोटेंशियल सुटेबल होता है, मोर्स पोटेंशियल वाला डायग्राम बनाओगे क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन आ जाती है। ठीक है, ये सारी बता देता है कि लास्ट में डिसोसिएट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि गैप है, कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि ये निकालना है आपको, DE निकालनी है और D नोट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे DE देखो इन दोनों को कंपैरिजन करोगे ना, ये h न्यू की वैल्यू दे रखी है, ये h न्यू स्क्वायर बाय 4 E नोट की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को आप कंपेयर कर लोगे, गिवन है जो, यहां से आपका DE निकल के आ जाएगा। और DE है क्या, DE देखो ये कंप्लीट है, D नोट यहां से है, यानी 0 पॉइंट एनर्जी का ही तो फर्क है। तो DE आपको पता है, 0 पॉइंट एनर्जी आपको पता है, क्योंकि यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो उसके बेसिस पर आप क्या कर लोगे, डिसोसिएशन एनर्जी भी निकाल लोगे। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसमें गलती होने के चांसेस आपके कम से कम होने चाहिए। इस तरीके से था। तो टोटल आपको 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर, यानी कि एक थर्ड का पार्ट और एक वो फोर्थ क्वेश्चन, उसको छोड़कर मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और एक NMR वाला क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कोई और आंसर है तो जरूर इसके बारे में मुझे बताना, क्योंकि मैं भी इसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि अभी अभी मेरे को डाउट क्रिएट हुआ है इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मैं इसको फिर से देख के आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। अब बात करते हैं लेवल की। लेवल की अगर मैं बात करूं पेपर के, तो पेपर में क्या है कि भाई अगर आप देखते हैं ना, पेपर पार्ट बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए इसके अंदर। तो पेपर एक तो हो गया लेंथी, लेंथी तो पेपर हो ही गया। ठीक है, यानी 3 घंटे में होने वाला पेपर है नहीं, अगर आप ढंग से करके जाओगे। ठीक है, कि किस तरीके से, अगर पता नहीं है इन्फॉर्मेशन, अगर हम ठीक ठीक चीजें, सारा पेपर हमें आता है, अगर हम इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे तब जाके हो सकता है कि 3 घंटे में हो जाए डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो हमें आदत नहीं होती है इतनी चीजें लिखने की, तो इसको लेंथी ही मानेंगे हम।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन है ना इसमें डायरेक्ट नहीं आए हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेपर है ना हार्ड भी कह सकते हैं आप। तो ये पेपर क्या है, लेंथी भी है और हार्ड भी है। ये पेपर क्या है, लेंथी भी पेपर है और हार्ड पेपर भी है ये, ठीक है। वैसे पेपर की बात करें ना, पेपर हार्ड नहीं है, लेंथी होने की वजह से ये हार्ड भी बन गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, पेपर जैसे मॉडरेट था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ही देखना, एनएमआर वाल वो जो दूसरा क्या बोलते हैं उसमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, कुछ नहीं था। लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, कुछ नहीं था। इस तरीके से आप कह सकते हैं, बट लेंथी तो थे ना, लेंथी था और कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था, पेपर मॉडरेट आया। दोनों को मिला के अगर कॉम्बिनेशन करूं तो ओवरऑल पेपर क्या हो गया, हार्ड हो गया। बच्चों के लिए पेपर क्या हो गया, हार्ड हो गया। अब ये हार्ड पेपर है तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से, कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रॉपर एनालिसिस लेके आएंगे कि भाई कितनी कट ऑफ इसकी जानी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए और बच्चों का क्या किस तरीके का पेपर गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन कांटेक्ट के थ्रू, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, धन्यवाद।